हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कूलम्ब्स लॉ और हमने सीखा था कि कूलम्ब्स लॉ बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर क्या फोर्स लगाएंगे वो बताता है। किस तरीके से मीडियम चेंज होने पे फोर्स चेंज होता है, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी और उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में भी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। लास्ट लेक्चर में जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो कुछ इस तरीके का था और हमने सीखा था कि अगर मेरे पास कोई पॉलीगन है जिसकी साइड्स इक्वल है और इसके वर्टाइसेस पे अगर इक्वल चार्ज या फिर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर मैं सेंटर के ऊपर कोई चार्ज रखता हूं Q, तो इस सेंटर के ऊपर रखे गए चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा 0। इसी तरीके से यहां पे भी नेट फोर्स 0 और इसी तरीके से यहां पे भी नेट फोर्स हमारे पास जो लगेगा वो लगेगा 0। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। अब इसी वैरायटी का एक और सवाल बनता है जहां पे नेट फोर्स 0 नहीं होता है। तो कभी भी अगर इक्वल पॉलीगन दिखे, मतलब पॉलीगन ऑफ इक्वल साइड दिखे, तो डायरेक्टली 0 नहीं लिखना है, चेक करना है कि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको पॉलीगन मिलेगा इक्वल साइड का, स्टिल नेट फोर्स ऑन अ चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट द सेंटर विल नॉट बी 0। चलिए देखते हैं उस तरीके का कुछ एग्जाम्पल। क्या बोला है कि मेरे पास इस तरीके का कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पे ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड L है और मैं कोई एक चार्ज सेंटर पे रख रहा हूं। सेंटर के लिए सबसे पहले डायगोनल बना लेते हैं। चलिए, अब मैंने क्या किया, यहां पे सेंटर पे एक चार्ज रखा Q0। कुछ भी चार्ज रखूं, फोर्स उस पे उतना ही आने वाला है। चलिए, अब इस Q0 चार्ज के ऊपर कितना नेट फोर्स होगा वो मुझे देखना है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं इसके ऊपर, इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा। तो उसके लिए मुझे ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मुझे पता है ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो अगर मैं इस साइड को A बोल रहा हूं तो ये साइड भी A होगी। तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो रूट 2A इज इक्वल्स टू L, तो A की वैल्यू हो जाएगी L बाय रूट 2। तो मेरे पास ये डिस्टेंस निकल के आया विच इज L बाय रूट 2। चलिए, अब जब L बाय रूट 2 आ गया तो मैं इसको A को अभी के लिए हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए, ये डिस्टेंस L बाय रूट 2, ये भी L बाय रूट 2, सारे डिस्टेंस सेम ही रहेंगे स्क्वायर के अंदर विच इज L बाय रूट 2। चलिए, अब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज सेम तरीके का है। तो इस तरफ एक फोर्स लगेगा, लेट्स से दिस फोर्स इज F1 और F1 की अगर मैं वैल्यू लिखने जाऊं तो F1 की वैल्यू होगी K Q0 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। A क्या है? L बाय रूट 2। दिस इज माई A। चलिए, अब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। चलिए, अगर मैं इस फोर्स को F2 बोलता हूं तो F2 की वैल्यू क्या होगी? K 2Q Q0 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर।
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा F1, तो ये हो गया 2F1, 2F1। चलिए अब इसकी बारी है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में अगर मैं बात बोलूं, इसको लेट्स से F3 बोलता हूं, तो F3 कितना होगा, K 3Q Q नॉट divided by a square, which is 3KQ Q naught divided by a square. Again ये क्या बनता है, F1, so it will be equals to 3F1 और इस तरफ लगेगा 3F1। अब क्या बचा, अब ये वाला फोर्स बचा, तो ये क्या बनाएगा, K 4Q Q नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये जो फोर्स निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 4F1। ये आप सिमेट्री से निकाल सकते हो। तो ये बात तो मुझे समझ में आई कि मैंने चारों चार्जेस की वजह से सेंटर पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे थे वो मैंने निकाल लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करने की बारी है। देखो इस तरफ लग रहा है 4F1, इस तरफ लग रहा है 2F1, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इस तरफ लगेगा 2F1, 4 minus 2 is 2F1। इस तरफ लग रहा है 3F1, इस तरफ लग रहा है F1, तो नेट हो जाएगा इस तरफ which is 2F1, इस तरफ हो गया 2F1। अब ये 2F1 और ये 2F1 के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो कैसे निकालूंगा, दो इक्वल फोर्सेस एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो इसका कैसे होता है, √2 इंटू एफ होता है, तो यहां पे कितना है 2F1, सो इट विल बी 2√2 F1 की वैल्यू KQ Q नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू है L बाय √2, तो L स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 4√2 KQ Q नॉट डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। दिस विल बी माय नेट फोर्स। और कोई मुझसे पूछ ले कि इस नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सो द डायरेक्शन विल बी ओवर हियर व्हिच इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर इसमें बनाना हो तो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से। दिस विल बी माय नेट फोर्स। अब अगर आप इस सवाल में देखोगे तो मेरे पास पॉलीगन है इक्वल साइड का, स्टिल मेरे पास नेट फोर्स 0 नहीं आता है, नेट फोर्स निकल के आता है 4√2 KQ Q नॉट डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब इस सवाल को आप एक और तरीके से सोच सकते थे। किस तरीके से सोच सकते थे, अगेन वही सवाल मैंने लिया। अब ये Q, ये 2Q, ये 3Q और ये 4Q। अब सेंटर पे जो चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा 3Q और Q, ये बेसिकली क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं क्या, 3Q को 2Q प्लस Q। अब ये 2Q और ये 4Q आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो जो बड़ा चार्ज है इसमें उसको मैंने तोड़ लिया 2Q प्लस 2Q। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे तो इस Q चार्ज का इफेक्ट जो इस डायरेक्शन में होगा वो ये Q चार्ज इसको कैंसिल कर देगा। इस 2Q चार्ज का इफेक्ट जो इस डायरेक्शन में होगा वो ये 2Q चार्ज कैंसिल कर देगा। तो जो मेरे पास नेट कॉम्बिनेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। नेट कॉम्बिनेशन क्या आएगा, देखो इसके इफेक्ट को इसने कैंसिल कर दिया, तो ये भी हटा और ये भी हटा, तो यहां पे बचेगा एक 2Q।
इसके इफेक्ट को इसने कैंसिल कर दिया तो यहां पे बचेगा एक 2q और यहां पे मेरे पास है q0। ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी k 2q q0 डिवाइडेड बाय l बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। और ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो भी सेम होगा k 2q q0 डिवाइडेड बाय l बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। अब दो इक्वल फोर्सेस एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो होगा रूट 2 इंटू एफ। रूट 2 इंटू एफ कितना होगा के 2q q0 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा 2, तो ये अगेन क्या बन जाएगा 4 रूट 2 के q0 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो आप चीजों को इस तरीके से भी सोच सकते थे कि ये q और इसको मैंने इसकी टर्म में तोड़ा 2q प्लस q, तो इस q ने इस q के इफेक्ट को कैंसिल किया। क्यों? क्योंकि इस q का इफेक्ट इस तरीके से आएगा और इस छोटे q का इफेक्ट भी इस तरीके से आएगा, दोनों का इफेक्ट बराबर होगा तो सिर्फ बचेगा 2q का इफेक्ट, वो आएगा इस डायरेक्शन में जो मैंने ऐसे बना दिया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो इस सवाल को आप इस तरीके से भी सोच सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? फाइंड फोर्स ऑन चार्ज विच इज एट सेंटर। तो मेरे पास सेंटर पे एक चार्ज है और मुझे उसके ऊपर फोर्स बताना है। चलिए मैंने क्या किया, सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखा Q0 और इसके ऊपर क्या फोर्स होगा मुझे वो बताना है। इसकी जो इंडिविजुअल साइड है वो है L, या फिर इसी साइड को आप L बोल लो। इस ये जो साइड है ये सब L L L L L और ये L। आपको बताना है कि जो सेंटर पे चार्ज है इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। लेट्स से इस फोर्स को मैंने F नाम दिया और अगर मैं F को लिखना चाहूं तो क्या होगा K Q0 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ये तो हो गया F इस डायरेक्शन में इसकी वजह से, तो इसका काम हो गया। इसकी वजह से फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, और किस डायरेक्शन में लगेगा? अट्रैक्टिव है तो इस डायरेक्शन में लगेगा। के Q0 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, तो क्या मैं इसको भी F बोल दूं? चलिए इसका काम हो गया। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कि Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, तो क्या मैं इसको भी F बोल दूं? चलो इसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा K Q0 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, तो अगेन F। इसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक F और लगेगा और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक F और लगेगा। तो बेसिकली जो मेरे पास नेट फोर्स निकल के आया वो कुछ इस तरीके से निकल के आया। आई एम सॉरी, नेट फोर्स जो निकल के आया वो निकल के आया 2F इस डायरेक्शन में, 2F इस डायरेक्शन में और 2F इस डायरेक्शन में। हमको पता है कि सेंटर पे एंगल बनता है 360 डिग्री और ये एंगल बिल्कुल इक्वल बनेगा। इक्वल बनेगा तो जो इंडिविजुअल एंगल होगा ये एंगल भी होगा 60 डिग्री और ये एंगल भी होगा 60 डिग्री। चलिए अब ये एंगल 60 डिग्री होगा
तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, इस 2f को रिजॉल्व कर सकता हूं, इस तरफ आएगा 2f cos 60 और इस तरफ आएगा 2f sin 60। इसका काम तो हो गया। इसको रिजॉल्व करूंगा तो अगेन एक और आएगा 2f cos 60 और इसका रिजोल्यूशन एक इस तरफ आएगा 2f sin 60। ये 2f sin 60 और ये 2f sin 60 आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो मेरे पास जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा एक तो 2f, एक 2f cos 60 which is 2f into cos 60 is 1 by 2 which is equals to f और एक और 2f cos 60 तो एक और f, तो जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो इस तरफ आएगा 4f which is equals to 4k q naught divided by l square। तो इस तरीके से जब हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस आएंगे तो हम उसको रिजोल्यूशन की हेल्प से या फिर वेक्टर एडिशन की हेल्प से सॉल्व कर रहे होंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? A charge Q is divided into two parts Q1 and Q2 and these charges are placed at a distance r। क्या बोला है कि मेरे पास कोई दो चार्जेस है, सबसे पहले Q1 और Q2 और मुझसे ये बोला है कि ये Q1 Q2 आए हैं Q से, मतलब कि Q1 प्लस Q2 इसकी जो वैल्यू है वो है Q के बराबर। क्यों? क्योंकि Q ही डिवाइड हुआ है Q1 और Q2 में और इन दोनों चार्जेस को मैंने R डिस्टेंस पे रखा, ये कैपिटल R डिस्टेंस पे रखा। देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन देम व्हेन। अच्छा, Q1 Q2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा F और ये इसके ऊपर सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा F और अगर मैं F को लिखने जाऊं तो ये कितना होगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और मुझसे पूछा है कि मैक्सिमम रिपल्शन कब होगा, मतलब Q1 Q2 की क्या वैल्यू पे मैक्सिमम रिपल्शन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या चीजें चेक कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर अगर मैं देखूं तो K तो कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, Q1 और Q2 दो वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब वेरिएबल है। तो मुझे सबसे पहले दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? K Q1 और Q2 को मैं लिख रहा हूं Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखोगे तो K कांस्टेंट, Q1 हमारे पास एक वेरिएबल है, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज जो है वो तो Q ही रहेगा और R भी कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन बनी ये सिंगल वेरिएबल बनी और सिंगल वेरिएबल इक्वेशन अगर बनती है और अगर मुझे इसको मैक्सिमम करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा इसको डिफरेंशिएट। मैक्सिमम मिनिमम निकालना सीखा था तो मैं क्या करूंगा? इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में? जो वेरिएबल है विच इज Q1। चलिए K बाय R स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा Q1 इंटू Q माइनस Q1 का स्क्वायर और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। ये तो मेरे पास F की वैल्यू निकल के आई। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है df बाय dq1। तो सबसे पहली बात K बाय R स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है।
Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, Q हमारे पास कांस्टेंट है तो Q डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, Q1 का डिफरेंशिएशन Q1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो यहां बचेगा Q माइनस Q1 का डिफरेंशिएशन 2Q1। और अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इसको 0 करना पड़ेगा, ये उधर जाके 0 के भी उधर जाके 0, तो जो मेरे पास इक्वेशन निकल के आएगी Q इज इक्वल्स टू Q माइनस 2Q1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से Q1 की वैल्यू निकल के आएगी Q बाय 2, और Q1 की वैल्यू Q बाय 2 निकल के आई और इसमें पुट करूंगा तो यहां से मेरे पास Q2 की वैल्यू भी निकल के आएगी Q बाय 2। सो इसको मैक्सिमा और मिनिमा करने के लिए हमारे पास Q1 और Q2 जो होने चाहिए वो होने चाहिए Q बाय 2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सेम सवाल आप ग्रेविटेशन में भी पढ़ते हो कि एक मास को दो मास के टुकड़ों में तोड़ा गया कि क्या बेसिकली उनकी वैल्यू हो दोनों मासेस की, ताकि उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम आए, तो वहां पे आंसर आता है m बाय 2 और यहाँ पे आंसर आता है Q बाय 2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ग्रेविटेशन का भी रिवीजन होता जाएगा, क्योंकि मेजर जो चीजें हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है। वहां पे G आता है, कैपिटल G आता है, यहाँ पे K आता है, वहां पे Q1 Q2 आता है, यहाँ पे वहां पे M1 M2 आता है, यहाँ पे Q1 Q2 आता है, वहां पे भी इनवर्स स्क्वायर लगता है और यहाँ पे भी इनवर्स स्क्वायर लगता है। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 20 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आर kept fixed on x-axis at point x equals to 1 meter, 2 meter, 3 meter. The first particle has a charge. क्या बोला है? ठीक है, देख लेना सीधी है या नहीं, बाकी अपन को तो कॉन्सेप्ट समझने से मतलब। क्या बोला है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड अप टू 20 मीटर तक चार्जेस रखे गए हैं और ये हमारा है ऑरिजिन। और क्या बोला है? द फर्स्ट पार्टिकल हैज चार्ज 1 into 10 to the power minus 6 coulomb, which is 1 microcoulomb. Next has 8 microcoulomb. Next has 27 microcoulomb. तो बेसिकली इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मुझसे ये पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम्ब चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, और यहां पे मैंने एक 1 कूलम्ब चार्ज रखा और इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, मुझसे सवाल में ये पूछा है। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मल्टीपल चार्जेस है तो मल्टीपल फोर्सेस लग रहे होंगे। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F1, और F1 की जो वैल्यू होगी वो होगी K 1 into 1 माइक्रोकूलम, तो 1 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अगेन इस डायरेक्शन में F2 के 1 into, ये तो 1 ही रहेगा, 8 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर, विच इज 2 का स्क्वायर। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अगेन इस डायरेक्शन में और सिमिलर फोर्सेस का पैटर्न चलता रहेगा। अब अगर आप गौर से देखोगे तो सारे फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इन सारे फोर्सेस का अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है
तो मुझे सिर्फ इनको एल्जेब्रिकली ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो नेट फोर्स जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन। सबसे पहले F1 की अगर मैं बात करूं तो K 1 तो चार्ज था और 1 माइक्रोकूलम था, तो 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस था 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस F2 की अगर मैं बात करूं तो K ये तो 1 ही रहेगा, इनटू ये है 8 माइक्रोकूलम, सो 8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर प्लस K 1 तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट जो है वो है 27 माइक्रोकूलम विच इज 27 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। अब अगर आप ईच सीरीज को गौर से देखोगे तो यहां पे ये 1 से ये 1 गया, ये 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 1 जा 4 2 जा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 1 जा 9 3 जा। तो इस तरीके से जो सीरीज बनेगी उसमें क्या होगा? ये K होगा, 10 टू द पावर -6, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। अब अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1, यहां पे बचेगा +2, प्लस यहां पे बचेगा +3 एंड सो ऑन अप टू +20। इस तरीके से सीरीज बनेगी। अब अगर आपको पता हो कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं, तो बेसिकली अगर मेरे पास n नेचुरल नंबर है तो उसका सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे 20 नेचुरल नंबर्स हैं, तो k 10 टू द पावर -6, n which is 20, n plus 1 which is 21 divided by 2 is ये 10 जा। k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -6 है तो 10 टू द पावर 6 नीचे जाएगा इंटू 10 इंटू 21, ये बना 10 टू द पावर 10 और यहां पे है 10 टू द पावर 6, तो इन सबको कट के यहां पे आएगा 10 टू द पावर 4 और 21 इंटू 9 होता है 21 into 9, 9, 9 2s are 18, 189. It will be equals to 189 into 10 to the power 4 Newton. This will be the force. I hope this thing is clear to you. अब देखो कहां हमने पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स में कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और वो यहाँ पे काम आ रहा है। इसीलिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स सबसे पहले पढ़ाई जाती है ताकि जो भी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो वो आगे जाके काम आए, या फिर जो आगे जाके काम आने वाली हो वो आप पहले ही पढ़ रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। Find force on plus Q charge which is at origin due to all other charges। क्या दिया है सवाल में कि एक प्लस Q चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है और ये सीरीज हमारे पास इनफाइनाइट तक जाती है, तो इन सारे चार्जेस की वजह से इस प्लस Q चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा हमको वो निकालना है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे दो तरीके के चार्जेस है, एक प्लस Q और एक माइनस Q। तो प्लस Q की वजह से जो फोर्सेस आएंगे उनका डायरेक्शन ये होगा और माइनस Q की वजह से जो फोर्सेस आएंगे उनका डायरेक्शन ये होगा। तो मुझे समझ में ये आया कि जो नेट फोर्स होगा वो या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। बेसिकली जो बड़ा होगा उस डायरेक्शन में हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस सवाल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले उन फोर्सेस को निकाल रहा हूं जो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं,
या फिर ऐसे कहो कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो नेट फोर्स लग रहा है उन फोर्सेस को मैं पहले निकाल रहा हूं, उसके बाद नेगेटिव चार्जेस की वजह से निकालूंगा और उसके बाद बेसिकली जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके नेट फोर्स मैं निकाल लूंगा। चलिए देखते हैं। चलिए, ये हमारे पास ओरिजिन सबसे पहले इसकी वजह से आएगा विच इज एट 1 मीटर, दिस इज माय प्लस क्यू। फिर आएगा इसकी वजह से विच इज एट 4 मीटर, अगेन प्लस क्यू। फिर आएगा इसकी वजह से विच इज एट 16 मीटर, अगेन प्लस क्यू। इन सब की वजह से जो हमारे पास फोर्सेस आएंगे वो सब इसी डायरेक्शन में आएंगे। लेट्स से इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है उसको मैं F1 बोल रहा हूं, तो F1 की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले इसकी वजह से कि यहाँ पे भी चार्ज Q है तो Q इंटू Q इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 का स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर और इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहे। चलिए, अब इसी को मैं आगे लिख रहा हूं। F1 की वैल्यू कितनी होगी? K Q स्क्वायर तो मैं कॉमन ले रहा हूं, 1 प्लस 1 बाय 4 का स्क्वायर इज 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 16 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 16, 6 6 are 36, 3 96, 16, it will be 256 plus 1 by 256 and it will go up to infinity. So अगर आप गौर से देखोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 by 16 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो अगेन 1 by 16 आएगा। तो ये एक जीपी बन रही है जिसके ए की वैल्यू है 1 और आर की वैल्यू है 1 by 16 और इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला मुझे पता है, वो होता है ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो जो F1 निकल के आएगा वो निकल के आएगा के क्यू स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 1 और आर की वैल्यू है 1 बाय 16। 1 माइनस 1 बाय 16 बनेगा 15 बाय 16, तो 15 तो नीचे आएगा और 16 ऊपर आएगा, तो जो F1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 16 बाय 15 के क्यू स्क्वायर। ये मेरे पास नेट फोर्स आया इस डायरेक्शन। अब बात करता हूं अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर मैं देखूं तो सबसे पहले है 2 मीटर पे, तो यहां पे ओरिजिन पे प्लस क्यू रखा हुआ है। सबसे पहला है 2 मीटर पे, ये माइनस क्यू। फिर इसके बाद है 8 मीटर पे, ये माइनस क्यू। फिर इसके बाद 8 16 आगे क्या आएगा 32, तो ये आएगा 32 मीटर पे माइनस क्यू एंड इट विल गो अप टू इंफिनिटी। इसकी वजह से इस पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, सारा जो फोर्स आएगा इनकी वजह से इसी डायरेक्शन में आएगा। लेट्स से जो नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में उसको मैंने F2 नाम दिया, तो F2 की वैल्यू क्या होगी? सिंपली मुझे एल्जेब्रिकली ऐड करना है। क्यों? क्योंकि सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है। इसकी वजह से आएगा कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 का स्क्वायर। F2 क्या निकल के आएगा, के क्यू स्क्वायर तो कॉमन, 1 बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बाय 64 प्लस 32 का स्क्वायर क्या होगा, 32 2 जा 64, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 plus 6 2, 1024 plus 1 divided by 1024 and it will go up to infinite. अगेन अगर आप गौर से देखोगे तो ये भी एक जीपी बन रहा है, क्यों, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/16, इसको इससे डिवाइड करोगे तो अगेन आएगा 1/16, तो बेसिकली यहाँ पे ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 और ज्योमेट्रिकल रेशियो जो निकल के आएगा वो आएगा 1/16। और इनफाइनाइट जीपी है तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो के क्यू स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/16, के क्यू स्क्वायर, ये 1/4 तो ऐसा का ऐसा आया, ये 1 माइनस 1/16 बनेगा 15/16, तो ये नीचे आएगा 15 और ऊपर आएगा 16, 4 1 जा 4 4 जा, इट विल बी 4/15 के क्यू स्क्वायर। दिस इज माय F2। तो अब अगर आप गौर से देखोगे तो बड़ा कौन है, ये है 16/15, ये है 4/15, तो इस डायरेक्शन में फोर्स आया 16/15 के क्यू स्क्वायर और इस डायरेक्शन में फोर्स आया 4/15 के क्यू स्क्वायर, तो नेट फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में और जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 16 माइनस 4 विच इज 12/15 के क्यू स्क्वायर, 3 4 जा 3 5 जा, net force is 4/5 k q square. This will be the net force. Net force will be in this direction and it will be 4/5 k q square. I hope these all things are clear to you. इसीलिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स में जीपी पढ़ाई जाती है ताकि आप चीजों को सॉल्व कर सको। ऐसे ही सवाल आपको ग्रेविटेशन के अंदर मिलेंगे, बस चार्जेस की जगह पे मास आ जाएंगे। ये वाला तो नहीं मिल सकता क्योंकि नेगेटिव मास नहीं होता, लेकिन इससे पहले वाला जो सवाल था ये वाला सवाल आपको जरूर मिल सकता है ग्रेविटेशन के अंदर, क्योंकि मासेस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। बात समझ आई ना कि ये वाला सवाल क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये वाला सवाल तो आपको ग्रेविटेशन के अंदर नहीं मिल सकता, लेकिन इससे पहले वाला सवाल आपको ग्रेविटेशन के अंदर जरूर मिल सकता है, सिर्फ चार्ज की जगह मास आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, फाइंड V0 फॉर -q टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड +q। क्या बोला है कि मेरे पास एक +q चार्ज है जो कि सेंटर पे है और एक -q चार्ज जिसका मास भी मुझे सवाल में गिवन में है। बेसिकली मुझे क्या बोला है कि यहां से मैं इसको क्या वेलोसिटी दूं V0 ताकि ये सर्कुलर मोशन करता रहे, और मुझे पता है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए एक कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, और यहां पे अगर आप गौर से देखोगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा और इस अट्रैक्टिव फोर्स को मैं कहता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और क्या मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो k q स्क्वायर और लेट्स से इसकी रेडियस है r, तो k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यही मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, तो क्या यही मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं mv स्क्वायर बाय r, और v की जगह यहां पे क्या है V0,
तो m v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो एक r से एक r गया, मुझे निकालना क्या है v नॉट की वैल्यू, तो v नॉट का स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और एक m और आ जाएगा, तो v नॉट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो रूट में k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय mr। तो बेसिक सा फंडा जो लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कुलम्स लॉ पे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। ओके, सो जितने भी इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वेक्टर लॉ देखेंगे, बेसिकली किस तरीके से कुलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।